मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी चीफ जस्टिस को या जज को इस पैमाने पे जज कर सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस उनकी क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह ना जजेस की सिलेक्शन होती है, अपॉइंटमेंट होती है, ना इस तरह जो जजेस हैं वो खुल मतलब अपने पार्टिजनशिप जो है वो दिखाते हैं। जिस चीज पे आप जज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए वो ये है कि उनका आइन समझने का क्या तरीकाकार था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब हम अमेरिकन जजेस की बात करते हैं तो उसमें क्लियर होता है कि कुछ जजेस हैं वो ओरिजिनलिस्ट, मतलब वो देखते हैं कि जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने जब आइन लिखा वो क्या चाहते थे, वो जो अल्फाज हैं आइन के वो क्या कहते हैं, उनका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो उसको प्रेफरेंस नहीं देते कि अब अगर हम आइन को पढ़ेंगे तो अब वक्त की जरूरत क्या है, क्या हम थोड़े से वर्ड्स खुद ऐड करके कुछ निकाल सकते हैं या नहीं। इसमें अगर आप देखें हमें चीफ जस्टिस बंदयाल की खुद की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि कुछ आउटकम ओरिएंटेड फैसले किए गए जिसमें पहले से फैसला कर लिया जाता था कि हमने क्या देना है फैसला, जजमेंट क्या होगी, और उसकी रीजनिंग फिर बाद में सोची जाती थी। 63A वाली जजमेंट में क्योंकि आइन इतना क्लियर था कि आपने जो वोट्स हैं उनको काउंट करना है, बाद में जो है वो प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं मेंबर के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं, हमने आइन की रूह को समझना है, हमने देखना है कि इस वक्त हमारी जमहूरियत का जो हाल है उसमें आइन की तशरीह क्या होनी चाहिए, इसलिए हम इस तरह तशरीह करेंगे कि वोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो काउंट ही नहीं होगा। लेकिन अब हमने रीसेंट जजमेंट जो उनकी जजमेंट्स देखी हैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस है कि आइन के फ्रेमर्स क्या चाहते थे, उनकी इंटेंशन क्या थी। अगर वो चाहते तो वो रिव्यू की जगह अपील लिख देते, उन्होंने रिव्यू क्यों लिखा। तो ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रडिक्टरी थेरीज हैं या इंटरप्रिटेशन की जो हमने उन्हीं की जजमेंट्स में देखी। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत मेरे लिए सवाल पैदा करती है कि उनकी अपनी आइन को की तशरीह करने का क्या तरीकाकार है, वो किस नजर से आइन को देखते हैं। दूसरी चीज अलीना, ये जो इलेक्शन का बार बार हम बात करते हैं ये दुरुस्त है, ये इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। 90 दिन की जो है वो आइन में आपको टाइम फ्रेम दिया गया था, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई तो उसने बहुत ज्यादा मजीद कंफ्यूजन पैदा कर दी। ये 90 दिन वाला फैसला तो आ गया, लेकिन आपको याद होगा साथ एक शहरी की पिटिशन थी कि सब इलेक्शंस एक ही डेट पे होने हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की, उस पे भी हेयरिंग्स हुई। उसका जो आखिरी ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसमें तो ये कहा गया कि सब सियासी जमातें मिल बैठ के एक डेट पे इत्तेफाक कर लें। तो अब इसको आप कैसे देखेंगे उस फैसले से जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 दिन जो है वो आइन का एक मैंडेटरी प्रोविजन है, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकते। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट अहम बात है और खासकर आजकल के तनाजुर में एग्जैक्टली। सो मेरा ख्याल है जो कंफ्यूजन है ये इसलिए भी पैदा होती है, ये इसलिए नहीं कि उनकी। और अलीना एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जस्टिस बंदयाल जब चीफ जस्टिस नहीं थे उनकी उन फैसलों में और जब वो चीफ जस्टिस थे उनमें एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। जिन जजेस के साथ वो बेंचेस बनाते थे वो उन्हीं जजेस के साथ बैठते थे जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। डैम फंड का आपने हवाला दिया, डैम फंड की जो बेंच पे जस्टिस बंदयाल भी थे, तो कोर्स वो उसकी तारीफ ही करेंगे। इसके अलावा हमने देखा जस्टिस बंदयाल जो थे वो बहुत अहम फैसलों में के बेंचेस का हिस्सा थे। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f जस्टिस बंदयाल उसका हिस्सा थे। ये कि आप पार्टी हेड नहीं बन सकते अगर आप डिस्क्वालिफाइड है, जस्टिस बंदयाल उसका हिस्सा थे। और हमने उसका तसलसल देखा जब वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने किस तरह के बेंचेस बनाए, किन जजेस को प्रायोरिटाइज किया, किन जजेस को अपने साथ नहीं रखा। तो मेरा ख्याल है मुझे इस तरह कंसिस्टेंसी नजर आती है उनके फैसलों में, लेकिन वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के जुमरे में हमें नहीं जज करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए जज नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको नजर आनी चाहिए कि तरीकाकार क्या है आपका आइन इंटरप्रेट करने का।